प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह परिवार में। आप सभी का मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। आज की क्लास सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए ही नहीं जबकि तमाम आवाम के लिए है। आप सभी कोई ये वीडियो देख सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं कि आखिर भगत सिंह का वो पत्र सुखदेव के नाम, जिस पत्र में क्या लिखा गया था और भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार कैसे थे बच्चों। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपके एक लाइक से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली आ जाओ और शेयर कर देंगे सभी बच्चे एक बार सेशन को। ठीक है बच्चों, एक बार जरा मैं ऑडियो चेक कर लेता हूं फाइनली, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो 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 बच्चों। हाँ जी भाई, एक लेख और एक पत्र। मैं जरा ऑडियो पहले चेक कर लो, ऑडियो की क्या स्थिति। ऑडियो एकदम मस्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ जी बच्चों, तो आप सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास जो बच्चे क्लास 12 के विद्यार्थी हैं वो तो बिल्कुल स्किप ना करें, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के लिए अपनी जान की बलिदानी देने वाले भगत सिंह के बारे में जरूर जानिए और पढ़िए, इनको अध्ययन करिए। प्रेम की राह मतलब क्रांति देखिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम और फिर राष्ट्र के लिए क्रांति, वही वाली बात है बच्चों। तो आप सभी को जानते हैं कि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो भगत सिंह की शहादत में। 28 सितंबर 1907 को जन्म लेने वाले भगत सिंह, जिनका जन्म स्थान पाकिस्तान के वर्तमान जो लायलपुर में है ना, वहां पे हुआ था, गुगैरा ब्रांच बंगाचक। वैसे पैतृक गांव इनका पंजाब खटकड़ कला में है और माता जी का नाम है विद्यावती और पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, ठीक है ना। तो ये जीवन परिचय इनका, लेखक परिचय, ये हम लोग अलग सीरीज में कर ही रहे हैं। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर के बारे में, एक लेख और एक पत्र। जी हां प्यारे बच्चों, एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र क्यों पड़ा, सबसे पहले इसको देखना बहुत जरूरी है। आखिर इस चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र क्यों पड़ा, ध्यान रखेंगे आप सभी को। एक सच्चा देशभक्त भगत सिंह, इस चैप्टर के अंदर भगत सिंह का लिखा हुआ एक लेख जो विद्यार्थियों के लिए वो लिखे थे, वो लेख भी पढ़ना है और एक पत्र भी पढ़ना है जो सुखदेव के लिए उन्होंने लिखा था। तो फाइनली देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो उनका लेख था वो है विद्यार्थी और राजनीति। वो क्या कहते हैं बड़ी गौर से सुनिएगा और जो सवाल हम पूछेंगे आप सभी को चैट सेक्शन में लगाइएगा। स्टार्ट करते हैं फाइनली। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। बड़ी जोर शोर से यह बात फैली हुई थी, ये हवा फैला दिया गया था कि पढ़ने वाले विद्यार्थी राजनीति में भाग न लें, ये पॉलिटिक्स से दूर रहे। ये आवाज भगत सिंह के कान तक पहुंचती है। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। पंजाब सरकार की राय तो बिल्कुल ही न्यारी, न्यारी मतलब अलग है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। विद्यार्थी जब जाते हैं अपना नामांकन करवाने, एडमिशन करवाने, तो उनसे एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करवाया जाता है कि भाई आप यहाँ पे हस्ताक्षर करो कि आप पॉलिटिकल चीजों में हिस्सा नहीं लोगे। कहां का न्याय है ये, और ये किस प्रकार का रास्ता अपनाया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। आगे हमारा दुर्भाग्य के लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम पर एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है
कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। वाह रे वाह, हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री जी, आप पत्र में भेज रहे हो कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। भगत सिंह बता रहे हैं, कुछ पिछले दिनों की बीती हुई घटनाओं को बता रहे हैं कि कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब उस फंक्शन में भी ये बात पर जोर डाला गया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिकल कामों से दूर रहना चाहिए, उनमें उनकी प्रतिभागिता नहीं होनी चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। पंजाब को राजनीतिक जीवन में, बिल्कुल सही बात है। आज भी आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, पहले भी ये बात विदित है, लिखा हुआ है, यहां भगत सिंह ने खुद लिख रखा है कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू है। हां, ऐसा नहीं कि पंजाब की धरती के लोग बलिदान नहीं हुए देश की आजादी में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है कि यहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल बुद्धू है, लोल है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। लेखक का यहां से बिल्कुल मनोभावना बदल रही है। लेखक कहते हैं उन्हें इन संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। विद्यार्थियों को तनिक भी नहीं पता चल पाता है कि उनके देश में क्या हो रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी किस प्रकार की वक्तव्य बोल रही है और किस प्रकार की कार्य को अपना रही है, स्टेप कौन सा ले रही है, ये विद्यार्थियों को तनिक भी पता नहीं चल पाता है। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं अफसोस हो जाता है, मतलब अफसोस कर बैठने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं होता। कह रहे हैं भगत सिंह, कह रहे हैं कि भाई मेरे, मतलब विद्यार्थी यहाँ के ऐसे हैं कि कुछ ही पढ़ के आगे निकल पाते हैं और उनकी बात सुनो ना, मतलब ऐसी नादानी वाली बात करेंगे कि खुद सुनकर आदमी कहेगा कि ओहो यार, अफसोस करने के सिवा और कुछ नहीं बताता है कि ये लड़कों को कहां ले गया है पढ़ाई के में। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अकल के अंधे बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? कहते हैं युवा देश की शान है, युवा के हाथ में देश का बागडोर होगा। और आप क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? तो फिर किस आधार पर युवा इस देश की डोर को संभालेगा जब उसके देश की परिस्थिति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? बताएं। यही बात कह रहे हैं। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, सुधार के उपाय सोचने की। हाँ, विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस पर जोर लगा कर देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान या उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? कैसी शिक्षा है ये जो देश में रह रहे उस देश की वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक हिस्सा, या फिर क्या उपाय है उन चीजों को दूर करने का जो कमी हमारे राजनीतिक जीवन में हो रहे हैं लोगों के साथ, पॉलिटिकल चीजों में, ये सब सोचने का जब उसमें है ही नहीं, तो फिर ये किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? कैसी शिक्षा है? ये कैसी शिक्षा जो उसमें शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम इस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं। ये निकम्मी शिक्षा है। लेखक भगत सिंह कहते हैं कि ये तो निकम्मी शिक्षा है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। अरे ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत है भाई? ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है क्लर्की बनने का? कुछ ज्यादा चालाक आदमी तो कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा मत लो, सोचो करो, लेकिन हिस्सा उसमें जाओ मत। अरे तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन एक विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, प्रिंस क्रोपोटकिन एक पढ़ रहा था। सुनिए, एक विद्यार्थी जो था एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम है अपील टू द यंग और प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे कि ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोला कि प्रिंस क्रोपोटकिन
का बड़ा नाम प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। बताइए, शिक्षक को ही नहीं पता कि वो बंगाली थे या अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे या क्या थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा ही जरूरी था, लेकिन वो प्रोफेसर इस नाम को नहीं जानते थे। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस पड़ा कि अरे सर, आप तो प्रोफेसर निकले, पर आप कैसी ये नादानी बातें कर रहे हैं। और फिर उसने कहा, ये रूसी सज्जन थे, बंगाली नहीं थे। ये रूसी सज्जन थे, बच्चों ने बताया। बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो। जैसे ही रूसी सज्जन कहा, उस बच्चे ने लेखक जो प्रोफेसर साहब थे वो टूट पड़े। तुम बोल्शेविक हो, तुम रूसी किताबें पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल किताबें पढ़ रहे हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है बताइए। ऐसी स्थिति में वो नौजवान को क्या सिखा सकते हैं और क्या सीख सकते हैं नौजवान भी। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनता तो कोई हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। माने गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का जो स्वागत करना वो क्या हुआ। क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज। वाह, एक तरफ आप ये कह रहे हैं वायसराय वाला और कमीशन वाला स्वागत करना, क्या ये राजनीति नहीं है। इसमें बच्चों की सहभागिता आप दे रहे हैं, लेकिन उधर क्या कह रहे हैं, नहीं, व्यवहारिक राजनीति में आप हिस्सा मत रहिए। वाह वाह वाह। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह कहे कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े, जब हमारा देश आजाद है ही नहीं है? हमारे देश में विदेशी डाकू, हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस आधार पर विद्यार्थियों को वफादारी का शिक्षा देंगे या पढ़ाई देंगे। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर पूरा अर्पित कर दे। बिल्कुल भगत सिंह कह रहे हैं बच्चों कि इस बार, इस समय में, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें सभी को इस बात की जानकारी है, पता है कि हिंदुस्तान को अभी ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिलेंगे आपको। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझट में फंसे हुए सयाने लोग आगे आएंगे इस क्रांति के लिए, निकल पड़ेंगे क्या। नहीं, ये तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो। और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो। पढ़ाई का सिर्फ ये मतलब नहीं रहा कि सिर्फ विषय का ज्ञान हो। देश का बागडोर युवाओं के हाथ में है, क्योंकि बूढ़ा नहीं निकलेगा लड़ाई करने के लिए। बहुत अपवाद में मिल जाते हैं ऐसे लोग, जैसे बाबू बिरकुंवर सिंह, भोजपुर की धरती से, बिहार की माटी के लाल, 80 बरस की उम्र में अपने हाथ काटकर गंगा मां को बलिदान दे दिया। बिरकुंवर सिंह अमर है, अमर रहेंगे। बड़ी ऐसे कम हस्तियां मिलती है। उनका कहना है भगत सिंह का कि जो परिवार में झंझट में, जो पारिवारिक रूप में आ गया, क्या वो क्रांति के लिए आगे आ सकता है। नहीं, ये इसमें तो वही बच्चा भाग ले सकता है, वही युवा आ सकता है जो किसी जंजाल में न फंसा हो और जिसको व्यवहारिक ज्ञान पता हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहां थे जो उनसे कहते कि जाओ, जाकर शिक्षा हासिल करो। वहां पर देखिए कहां थे आप, जाकर के वहां बोलते ना कि अरे तुम राजनीतिक में हिस्सा मत लो, पढ़ाई करो। लेकिन आप उस समय कहां थे उपदेश देने वाले। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे। सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम सहमत हैं।
भगत सिंह कह रहे हैं कि किसी भी देश को आजाद कराने के लिए वहां के युवा और विद्यार्थी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही वो हाथ उनका होता है जो करा पाते हैं आजादी। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इन युवाओं को, नौजवानों को एक होना ही पड़ेगा। नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भूल सकते। हमारे देश की जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसको कोई भूल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। स्टूडेंट को पता है, युवा को पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे, और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़ो, अपना जीवन इसी काम में लगा दो, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दो, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। फाइनली बच्चों, लेखक का कहना है, भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। उसे अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। एक विद्यार्थी को सिर्फ मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसके देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके देश के लिए क्या क्या पॉलिटिकल स्टेप लिए जा रहे हैं, क्या क्या पॉलिटिक्स हो रहे हैं, उनका ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। आपसे एक सवाल मैं तुरंत पूछता हूं कि क्या भगत सिंह के हिसाब से विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? यस और नो से चैट सेक्शन में आप कमेंट लगाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। क्या भगत सिंह के हिसाब से राजनीति में विद्यार्थी को हिस्सा लेना चाहिए? यस और नो फटाफट से बताइए। और ये लेख था बच्चों, इन्होंने विद्यार्थी और राजनीति को लेकर के एक लेख लिखा था कि विद्यार्थी का राजनीति में हिस्सा क्या संबंध होना चाहिए। अब एक लेख तो हो गया, अब एक पत्र देखेंगे, और वो पत्र सुखदेव के नाम। यस, सारे बच्चों का जवाब आ गया, यस, लव यू। आप सभी ने बड़े प्यार से सुना, बड़े अच्छे से हमारे भगत सिंह की बातों को आपने सुना। जय हिंद जरूर कहेंगे इनके लिए। भगत सिंह को सलाम करते हैं हम सभी कोई, और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत का हर एक युवा भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी विचार जरूर रखता होगा कि जब हमारे देश को ऐसे लालों की जरूरत पड़े तो वो अपने कदम बिना अपने प्राण की रक्षा किए निकल पड़े। हम भारत मां के लाल हैं, हम भारत मां के आंचल में पले बढ़े हैं, और मां के लिए ही तो जिंदगी होती है बच्चों। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी की आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, बड़े ही कम उम्र में, बड़े प्यार से। आइए वो पत्र हम पढ़ते हैं कि इन्होंने सुखदेव के नाम क्या पत्र लिखा था। सुखदेव के नाम का पत्र है, याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप जरूर अपनाइएगा। प्रिय भाई, सुखदेव को भाई कहते हैं। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यान पूर्वक पढ़ा। अरे भाई सुखदेव, आपके पत्र को मैंने पढ़ा था, बड़ी कई बार पढ़ा ध्यान से। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। आहा, मैंने आपके पत्र को पढ़ा सुखदेव भाई, बड़ी गौर से पढ़ा। जिन बातों से आप पहले घृणा करते थे वो आपके लिए अब जरूरी लग रहा है। मैं पढ़ा तो यही पता चला। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वो अब मेरे लिए महत्व नहीं रखता। विषम परिस्थिति आ गई। क्या कि जब मैं जेल से बाहर था और उस वक्त मेरे मन में जो विचार आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं। और आपकी देखो सुखदेव, जब आप जेल से बाहर थे तो जब आप जिस काम से नफरत करते थे वो अब आपको प्यारा लगने लगा है। मतलब आपका नफरत प्रेम में बदल गया। आप जिन काम से नफरत करते थे कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन आप वही करना चाह रहे हैं। मैं प्रेम करता था कि ना यार ये होना चाहिए, लेकिन मैं अब उससे नफरत करने लगा हूं कि ना ये नहीं होना चाहिए। आपके और हमारे विचार अब बदल रहे हैं सुखदेव। मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। व्यक्तिगत प्रेम का बड़ा ही हम महत्व रखते थे, लेकिन अब इस भावना का हमारे हृदय में, यानी प्रेम का हमारे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि भगत सिंह के हृदय में
किसका विशेष स्थान नहीं रहा? तो प्रेम का। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। जब आप जेल से बाहर थे न सुखदेव, तो आपके विचार बिल्कुल उल्टा थे, लेकिन अब तो और बदल गया। आप इस काम के विरोधी थे। आप सोच रहे कौन से काम, कौन से विचार विरोधी हो गए हैं? मैं बता रहा हूं। आप इसे मानव जीवन का अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। सुखदेव पत्र में लिख रहे हैं, आपको याद होगा कि एक दिन मैं आपसे आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध। परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। चलिए देखिए, मतलब पहले भगत सिंह आत्महत्या को कहीं कहीं उचित मान लेते थे कि हां यार आत्महत्या कर लेना सही है, लेकिन उस समय सुखदेव आप बड़ा विरोध करते थे कि नहीं, ये आपका विचार बहुत गलत है, आत्महत्या करना उचित नहीं है। आप उस समय हमारी बातों को काट रहे थे। मुझे उस चर्चा का समय और स्थान बड़े अच्छे से याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। मुझे याद है जब मैं आत्महत्या का कुछ विषयों पर स्पष्ट किया था कि हां ये सही है, तब आपने इसका विरोध किया था। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार के कायरता का कार्य तभी कभी उचित नहीं माना जा सकता। आप आत्महत्या को कायरता बोले हैं, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पत्र को पढ़ा, आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, नहीं करना चाहिए, कायर लोग आत्महत्या करते हैं। परंतु इस विषय पर मैं देखता हूं कि अब आपकी राय बदल चुकी है। जो व्यक्ति आत्महत्या को हर विचारों से नफरत करता था कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, कतई सही नहीं है, वो आदमी आज आत्महत्या का सपोर्ट कैसे करने लगा? आत्महत्या के लिए वो क्यों आगे बढ़ रहा है? आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य और आवश्यक कह रहे हो। अरे क्या परिवर्तन! मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, लेकिन अब मैं इसका विरोध करता हूं। जब आप मुझे विरोध किए थे, वो विचार अब मेरे हो गए हैं, और जो मेरे विचार थे वो आपके हो गए हैं। मैं आत्महत्या का किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट नहीं करूंगा। आत्महत्या बिल्कुल गलत है, कायरता है। आत्महत्या करना घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। कोई नहीं, किसी से पूछो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए किसी भी केस में, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न बड़ा आश्चर्य करने की बात है। क्यों? क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था, बताइए। और आप यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि केवल कष्ट सहकर देश की सेवा कैसे की जा सकती है। आपको याद होगा कि हमने नौजवान भारत सभा का एक ध्येय था कि सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना और बलिदान करना। बड़े हम लोग इसे प्रेम किए थे। मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। मैं मानता हूं सुखदेव कि आपने बड़े सलीके से, बड़े अच्छे तरीके से अधिक सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। अब वो समय आ चुका है, कष्ट उठाइए। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। अब यह अवसर है सुखदेव कि आपको पूरी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में बम फेंकने का कार्य किया था।
कोई भी इंसान किसी काम को करता है तो किसी मकसद से ही करता है और उचित मानकर करता है। आपको याद होगा कि जब हमने विधानसभा में बम का कार्य फेंकने का काम किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। जब हमने बम फेंक दिया तो अब इस काम का परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आई। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा कार्य उचित होता? जब है साहब छोड़ दीजिए साहब, गलती हो गया साहब, गिड़गिड़ाने वाली काम अगर किए होते तो क्या लगता है आपको कि हमारा कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। वाह अरे भगत सिंह वाह, क्या कमाल के इंसान थे आप। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं सुखदेव कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमने जो कदम उठा लिया था, हमें पूरा विश्वास हो गया था, यकीन हो गया था कि हम बहुत कम समय के लिए जिंदा रहेंगे, हम मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का तो न ज्ञान था और न हमें विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना यह आत्महत्या नहीं कही जा सकती। अपने देश के लिए मर मिट जाएंगे पर आत्महत्या नहीं करेंगे। शहीद कहलाएंगे पर कायर नहीं कहलाएंगे। भगत सिंह का यह क्रांतिकारी विचार बड़े कमाल का था। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, सफल हो रहा है। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। बड़े भाग्यवान होंगे हम। इस प्रकार के आंदोलन में और कर्म में, संघर्ष में अगर मृत्यु भी मिल जाए तो बड़ी खुशी खुशी हंसकर स्वीकार कर लेंगे उस मृत्यु को। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों का यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सजा सुनाई जाएगी और फिर फांसी दे दी जाएगी। अरे फांसी पड़ेगी देश के लिए, अपनी मां की रक्षा करने के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, मिट्टी के लिए। पर मृत्युदंड की सजा होगी तो ये सुनकर हम पहले ही आत्महत्या कर लेंगे? नहीं, सारा करना बेकार और नाम कायरों में चली जाएगी। अरे इंतजार करो उस दिन का जिस दिन मृत्युदंड का फैसला सुनाया जाएगा, फांसी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ेंगे, खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त करना तो कायरता ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं सुखदेव की विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने आती है। सही बात है, विपत्ति इंसान को पूर्ण बना के जाती है। आप हमेशा सुख में ही रहे तो दुख का मरहम कौन समझेगा? दुख में इंसान को किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह कौन समझेगा? कौन समझेगा? विपत्ति आती है इंसान को पूर्ण करने के लिए। प्यारे बच्चों, संघर्ष आप भी करो। देख रहे हो ना कितने संघर्ष किए गए हैं देश के लिए। तो आपको, हमको, हम सभी को लगातार परिश्रम करना चाहिए अपने मिट्टी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए भी। तो आप खुद को तपाइए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। विपत्ति आए तो घबराइए नहीं। मैं और आप, वरन मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। अरे अभी हम लोग कष्ट किए कहां, अब तो कष्ट स्टार्ट होगा। सुखदेव भाई, ये विचार तुम बहुत गलत सोच रहे हो आत्महत्या करने का। अरे यार, हम लोग इस नतीजे पर आ गए हैं कि हमारा आंदोलन सफल होने जा रहा है। अब हम अपने काम में सफल होने जा रहे हैं। हमारा काम सफल होते हुए दिख रहा है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। रूसी साहित्य की किताबों में क्रांति से भरे विचार लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे साहित्य की किताबों में इस प्रकार का कुछ नहीं है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। जब हम रूसी साहित्य की किताबों को पढ़ते हैं तो न जाने उसमें कितने असंख्य कष्ट सहने वाले और कष्टों को बताया गया है, लेकिन जब हमें अपने जीवन में उतारना होता है तो हम उसे नहीं उतार पाते हैं।
अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। सही बात है। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। लेखन कला बहुत बड़ी कला है। शब्दों से मन में क्रांति विचार आ जाते हैं। कभी आप सब आदरणीय मनोज मुंतशिर को सुनो। मनोज मुंतशिर सर के विचार जो होते हैं ना, आप सभी कोई जानता है, दुनिया वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो मतलब क्या ही कहे, बड़ी अमेजिंग फैक्ट्स लेकर के आते हैं और शब्दों में कितने क्रांतिकारी विचार रहते हैं उनके। तो साहित्य बहुत बड़ा रोल देता है क्रांतिकारी विचार के लिए। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को, प्यारे बच्चों पढ़ाई पे फोकस करें, चैट में अनर्गल बातें ना करो आप लोग। हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अरे हम सब क्रांतिकारी विचार वाले युवा, हमको तो हर वक्त दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी मां के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिसको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं उनके जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। अरे हम अपने आप को क्रांतिकारी बनाए, हमने तो कष्टों को आमंत्रण दिया। हमने जब अपने आप को क्रांतिकारी बनाया, संघर्ष के रास्ते में विपत्तियां आएंगी, क्योंकि हमने संघर्ष चुना है। तो जो संघर्ष चुना है उसके रास्ते में विपत्ति आएगी और खुशी से उसको स्वीकार करो। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। जेल ही एक ऐसा उचित जगह है जहां पर वो अपने सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन कर पाता है। मैंने जिस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। मैं जेल में कुछ ऐसे पुस्तक पढ़े हैं, ऐसे साहित्य पढ़े हैं, और वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उचित जगह होता है। स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना पड़ेगा। स्वयं कष्टों को सहना पड़ेगा। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों को बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। आप जानते हैं सुखदेव भाई, क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समय का निजी अनुभव रखता हो समस्या का? बिल्कुल जरूरत है हमारे देश को ऐसे युवाओं की, ऐसे लोगों की। केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। ये मत सोचिए कि इस काम को करने के लिए बहुत लोग हैं ना, केवल हम क्यों करें। अरे नहीं, किसी प्रकार से ये उचित नहीं है। दूसरों पे मत फेंको और इसके लिए इंतजार मत करो कि ये काम दूसरा करेगा। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण ग्रंथ समझते हैं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। जब जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे देश को संघर्ष की जरूरत है, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम खूब आगे बढ़ेंगे। उन्हें चाहिए कि वो उन विधियों का उल्लंघन करे, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। ध्यान रखना होगा कि हमें किस रास्ते में चलना है, हमें जो मेहनत करना है वो अपने रास्ते में करना है। बेकार के रास्तों में एनर्जी लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। अनुचित प्रयास करना बिल्कुल बेकार है। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। बिल्कुल सही बात है। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं सुखदेव। जो आपने कहा है, कुछ ऐसे मित्र हैं जो या तो बिल्कुल मूर्ख है या नासमझ है। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं।
आपके जो विचार हैं आत्महत्या वाले, उस पे तो वो कुछ लोग बड़ा सहमति अनोखा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर आपको लग रहा है कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप सुधारिए ना। आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, आप सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि सफल नहीं हो सकता। परंतु यह तो वही तर्क हो गया जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह तो वही बात हो गई जो कमजोर आदमी आंदोलन में जाने से डरता है। आप तो संघर्ष करने से डर रहे हैं, शुरुआत कहां किए हैं आप? यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे, जो जेलों में जाने से जान बचाना चाहते थे, क्रांतिकारी प्रयत्नों में शामिल होने से जान बचाते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? सुखदेव क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहां चले गए आपके विचार? आपके विचार में इस प्रकार का परिवर्तन क्यों दिख रहा है सुखदेव? क्या हम कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार से सोचता है। अरे हम लोग जिस सोच से इस अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े थे, इसको सफल बनाना है यार। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 बरस बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। सुखदेव, आपका पेपर में पढ़ा था, आपका पत्र में पढ़ा था, उस पत्र में आपने लिखा था कि 14 वर्ष बंदी गृह में रहने के बाद, कष्ट भरपूर सहने के बाद जब आदमी बाहर निकलता है तो उसे यह उम्मीद मत रखिए कि उसके विचार अभी भी वैसे ही होंगे जो पहले थे। अरे क्यों भाई? क्योंकि जेल में रह करके जेल का वातावरण उस विचारों को खत्म कर दिया। यानी क्रांतिकारी विचार हमारे पहले थे, लेकिन 14 वर्ष जो जेल में रहे उसके बाद, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? जब आपको लग रहा है सुखदेव कि आप जेल में रहे, बंदी गृह में रहे, तो जेल के वातावरण आपके विचारों को रौंद कर रख दिया, तो क्या बाहर वाले वातावरण आपके लिए था क्या सही? बाहर का वातावरण क्या आपके अनुकूल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? नहीं ना। तो यह कहना बिल्कुल सही नहीं है, कदापि सही नहीं है कि क्रांतिकारी विचार आपके बंदी गृह के बाद जेल के वातावरण में खत्म हो गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज थे। सही बात है। ये मत सोचिए कि अगर हम नहीं किए तो अगला कोई और नहीं उतरा होता। ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल है सुखदेव। हमने तो वातावरण को बदलने की एक बड़ी सीमा के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हमारे देश को, हमारी मिट्टी को जब जरूरत पड़ी, जैसे लोगों को जरूरत पड़ी, उस हिसाब से उपज हुई। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। मार्क्स नहीं था जो उस टाइप का विचार देता था। यूरोप की जो क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य जरूर किए थे, समाजवाद और साम्यवाद को फैलाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए यार, और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। हमारे पीछे इतनी बड़ी आबादी खड़ी हुई है और हमारे बताए गए राहों पर वो चलने वाली है।
हम अगर आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे लोगों पर, हमारी जनता पर क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? कोई मार्गदर्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यह बिल्कुल ही गलत होगा सुखदेव। हम तो ये कहेंगे कि हम जो कदम में जो बढ़ा दिए हैं, जो कार्य उठा लिए हैं, उसे सफल करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वो भी हमको छोड़ के चले गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? क्या हमारी परीक्षा नहीं ली जा रही थी? हम जिनसे उम्मीद करते थे वो छोड़ हमें चले जाते थे, फिर भी हमने अपने आंदोलन को जारी रखा। नहीं, पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? क्या वैसे लोग हमारे इस धरा पर नहीं है कि जो जेल से लौटने के बाद काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे उसके चक्कर में वो अगर जेल गए तो जेल से छूटने के बाद क्या वो उद्देश्य को छोड़ दिए हैं? ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के बाद हमारे विचार खत्म हो गए हैं और अब हम आत्महत्या करना सही है? भाई मेरे, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। यदि वाकुनीन ने आपके समान सोच विचार किया होता, वाकुनीन, अगर वाकुनीन ने अपने आपके समान सोच विचार किया होता तो वो प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। जेलों में मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है। कोई नहीं बता सकता है कब क्या हो सकता है। हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे आप देखो कितने क्रांतिकारी विचार के लोग भरे पड़े हैं रूस के जाकर के देखो, ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगने में, कष्ट सहने में ही लगा दिया। क्या हम नहीं कर सकते वैसा? क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। हा? आप तो उस समय विरोध किए थे। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हो गया कि विचार बदल गए? यहां तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थिति भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको इस मनोवृत्ति से घृणा थी, आपको घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है आपके विचार। हैं? क्या से क्या हो गए देखते देखते सुखदेव भाई? आप इस विचार से बिल्कुल पहले घृणा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? और थोड़ा देर है बच्चों, अंत तक बने रहिएगा सभी कोई और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज प्लीज गाइस। सर ऐसे क्या बोल रहे सर? ऐसे ही बोल दे गाइस। आई ला 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 अय्या, कहां पे थे हम? यस यस, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता तो आपने क्रांतिकारी कार्य ही बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। मैं बड़ा कठोर वचन बोल रहा हूं, कठोर शब्द बोल रहा हूं, कठोर वाणी बोल रहा हूं सुखदेव, क्षमा करना। ये विचार आप शुरू में ही भले ला करके जहर खा के मर गए होते ना तो उस समय सही होता, लेकिन इस परिस्थिति में अभी बिल्कुल सही नहीं है। इस समय इस कार्य पर विचार करना हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात बता रहा हूं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड और पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब में कोई विश्वास नहीं रखते। विश्वास नहीं है। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, ईश्वर क्या है, पुनर्जन्म, फिर हटाओ।
अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम क्रांतिकारी विचार वाले लोग जब तक अपने मिट्टी को कुछ प्रदान नहीं करेंगे, बेकार में हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जा सकती, हमारी मृत्यु बेकार नहीं जा सकती। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उनका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। अरे मेरे जैसा भला इंसान, मैं तो कभी नहीं सोचता ये सब बात, मैं कभी नहीं सोचता, मैं आत्महत्या विचार भी नहीं लाता, करना तो दूर है, मैं विचार तक भी नहीं लाता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, आप भी अपने विचारों को बदलो। बिल्कुल आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह भी बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। सुनो सुखदेव, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अनुमति दोगे इस बात को पढ़ने लिखने के लिए। मैं लिख रहा हूं और तुम पढ़ना कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। अगर आपके मन में ये विचार होगे कि भगत सिंह आपके अपने बारे में क्या सोचते हो, मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह को अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की कोई क्षमा, नम्र व्यवहार की कोई आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न होगी भी। इस समय भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यही है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। आहा, जय हो भगत सिंह जी, जय हो। भगत सिंह अमर रहेंगे, भगत सिंह अमर रहे। साथी सुखदेव भी कहते हैं, भगत सिंह क्या कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं, मेरी तो अभिलाषा है कि जब हमारे देश का आंदोलन चरम सीमा पर हो तब मुझे फांसी दे दी जाए। आहा, मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कहीं संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। मैं नहीं चाहता हूं कि जब हमारे देश का भाग्य लिखा रहा हो तो हम बाधा बने। हाँ, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। व्यक्ति के भाग्य को भूल जाओ और देश के भाग्य का निर्णय करो। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के, इतिहास के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत है, परिचित है। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। परिवर्तन करना तब है जब हमें क्रांति लानी पड़ेगी, और क्रांति के लिए राष्ट्र प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, लगातार लड़ने से, कष्ट सहने से, बलिदानों से उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों के कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही हमारी इच्छा है और इससे अधिक कुछ नहीं। हमें देश के लिए अगर फांसी भी मिल जाए तो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। यह है भारत मां के लाल। तब आज हमारा तिरंगा हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। प्यारे बच्चों, इस आजादी के लिए न जाने कितने ऐसे
फिर लोग शहीद हो गए। इस आजादी का कदर करना और ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत, और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस मिट्टी से हैं जिस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लालों को गंवा दिए हैं अपनी आजादी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और हर एक पंक्ति समझ में आया होगा बच्चों। अगले सेशन में जो प्रीवियस चैप्टर्स है और जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बचे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर है, आप जरूर देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बेहतर होगा आपके साथ, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहला लिंक साइंस संग्रह अनुसार एप्लीकेशन का है, आप उस पर क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर लॉगिन करिए और पीडीएफ में जाकर के देखिए, फ्री क्लासेस में जाकर के देखिए। एवरीथिंग इज आपके लिए वहां पे सब कुछ है। माई कोर्स में जाकर के देखिए, टेस्ट सीरीज फ्री है। माई कोर्स में पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर भी है, आप वहां भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा हमारे साथ और इस परिवार के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय, गुड नाइट एवरीवन।